हेलो एवरीवन, मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है C3 बाय VJ, दैट इज क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बाय वर्षा जैन। और टॉपिक जैसा कि आपको दिख ही रहा है, आज डिमांड का पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम वो टॉपिक करने वाले हैं जो पेपरों में लगातार आ रहा है, आता ही जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप पेपरों की थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से खंगाल रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि आज हम मिलकर करेंगे वो टॉपिक जिसके बिना पेपर बनना बंद हो गया है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सही पहचाना आपने। और यकीन मानिए आज हम इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से करेंगे कि इसके बाद हमें कभी दोबारा इस लेक्चर को देखने या किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आप अपने दोस्तों को ये टॉपिक अच्छे से सिखा पाएंगे, जस्ट लाइक अ गुड टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं पकड़ बनाना जिस टॉपिक पे जो पेपरों में लगातार आ रहा है। तो हेडिंग है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी, राइट। हिंदी में इसे कहा जाता है मांग की लोच। पहली क्लास में यानी कि डिमांड पार्ट 1 में आपको बताया गया था, इनफैक्ट आपको बताया क्या गया था, आपको ऑलरेडी मालूम था कि प्राइस में फर्क आने से डिमांड में फर्क आता है। ये आप जानते हैं ना अच्छे से, क्योंकि इको हमेशा एक आम आदमी की बात करता है। आम आदमी वो होता है जिसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, संसाधन सीमित होते हैं, और यही कारण है कि आप हो, मैं हूँ या कोई भी तीसरा बंदा हो, वो कीमत कम होने पर ही ज़्यादा खरीदता है, कम होने पे ज़्यादा खरीदता है, राइट। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमें मालूम है कि कीमत में फ़र्क पड़ने से डिमांड पे फ़र्क पड़ता है, राइट। आज हम ये पढ़ेंगे कि हमें कैलकुलेट करके बताओ कितना फर्क पड़ता है, यानी कि जो फर्क पड़ता है जब उसको कैलकुलेट कर कर एक वैल्यू निकलेगी, उस वैल्यू को कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि ईडी। आइए डेफिनेशन पे पकड़ बनाइए। द मेजरमेंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड ओवर प्राइसेस, अर्थात कीमतों के प्रति मांग की संवेदनशीलता का माप। कीमत में फर्क पड़ने से डिमांड में जो फर्क पड़ता है, जब उस फर्क को कैलकुलेट कर कर एक वैल्यू निकाली जाती है तो उसको ईडी कहा जाता है। फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले में सबसे ऊपर आया है परसेंटेज चेंज इन डिमांड, राइट, और नीचे आया है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में फर्क आने से डिमांड में कितना फर्क आया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि ये जो मार्कर है मेरे हाथ में, इसके प्राइस में 10% का चेंज आया मान लीजिए, जिसकी वजह से इसकी डिमांड में 20% का चेंज आया, ठीक है। तो कैलकुलेट कर कर मैं क्या बोलूंगा? अगर मैं इस एग्जांपल की मानूं तो ईडी कितना है? आप बोलोगे मैडम दुगुना है, ये टाइम्स में आता है। यानी कि अगर इस एग्जांपल की बात करें तो हाँ, इसके प्राइस में जितना फर्क आएगा उससे डबल फर्क इसकी डिमांड में आएगा। यानी कि जैसा कि प्रॉमिस किया था इस टॉपिक ने, वो निभाया। इसने कैलकुलेट करके बताया कि मैं तुझे बताऊंगा कि कितना फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है ये तो आपको मालूम है, राइट। मेरे अंदर के आम आदमी को, आपके अंदर के आम आदमी को मालूम है कि डिमांड पर फर्क पड़ता है कीमत का, लेकिन कितना पड़ता है उसको कैलकुलेट करके बताता है ईडी। इतना क्लियर है, राइट, ओके। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ ईडी, ठीक है। टाइप्स ऑफ ईडी में 5 टाइप है ईडी के प्रकार। एक ईडी एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर, 0 के बराबर और इनफाइनाइट यानी कि अनंत के बराबर। इसे हिंदी में अनंत कहा जाता है, इनफाइनाइट को। ये 5 टाइप हैं और इन 5 टाइप की डेफिनेशन भी आती है पेपर में और इनके नाम भी आते हैं। यकीन मानिए हम इनमें से कुछ भी नहीं रटेंगे, ना हम याद करेंगे, हम सीखेंगे ताकि हम दूसरों को भी सिखा सके, राइट। तो सबसे पहले देखिए ईडी एक से बड़ा, ये एक टाइप है, ठीक है। अब ईडी एक से बड़ा है और मैं सीख कर आया हूं कि ईडी का मतलब होता है ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे रहेगा और परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर रहेगा, ठीक है जी। ये जो आपने फॉर्मूला यहाँ पे किया है, ठीक है। तो अगर कोई कह रहा है ईडी एक से बड़ा है, इसका मतलब ये एक से बड़ा है, ये वैल्यू एक से बड़ी है, हाँ या ना, राइट। ए और बी से थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, मैं अभी इनका यूज आपको बताती हूँ।
फिलहाल आप फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए कि ईडी एक से बड़ा है, टाइप है एक पहला नंबर का, और ईडी का फॉर्मूला मैंने ये किया है, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू एक से बड़ी है, राइट। और आपको याद होगा जब हम बहुत छोटे मोटे थे, वो उस टाइम के बच्चे, जब हमारे पिन से मम्मी रुमाल अटैच करके हमें स्कूल भेजती थी, तो उस वक्त मैथ्स के टीचर ने बताया था कि भाई कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न का मान एक से बड़ा तब होता है जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी होती है ना। ये पता है ना आपको कि भाई अगर एक तरफ है 2/3 और एक तरफ है 3/2, और मैंने पूछा कि इन दोनों में से एक से बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे मैम ये वाला। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि भैया ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया, ठीक है, कि ईडी एक से बड़ा मतलब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी होगी। अब भी ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू बोलते रहेंगे, या फिर परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस बोलते रहेंगे, तो यकीन मानिए मैं भी थक जाऊंगी और आप भी पक जाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली वैल्यू को ए एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि जब जब मैं ए बोलूंगी मेरा मतलब होगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड से, और जब जब मैं बी बोलूंगी मेरा मतलब होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, ठीक है। इतना याद रहेगा, ये डील रही आपके मेरे बीच में। मैं फिर बता दूं, ए का मतलब डिमांड नहीं है, ए का मतलब चेंज इन डिमांड है, बी का मतलब प्राइस नहीं है, बी का मतलब चेंज इन प्राइस है। इतना ध्यान रखिएगा कि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है ही चेंज का, कि प्राइस में फर्क पड़ने से डिमांड में कितना फर्क पड़ता है, ये फर्क की ही बात कर रहा है, तो फर्क को मत भूलिएगा, नहीं तो पाप हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो ईडी एक से बड़ा यानी कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ा, यानी कि हमने क्या बनाई डेफिनेशन बच्चा, ए ग्रेटर देन बी। समझ में आता है? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का प्रॉमिस? ठीक है। तो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ईडी ग्रेटर देन 1 को ध्यान में रखते हुए खुद डेफिनेशन बनाई, राइट। उसके बाद आया ईडी लेस देन 1। ईडी लेस देन 1 कब होगा बताइए, जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, राइट। नीचे वाली वैल्यू यानी कि बी ए से बड़ा होगा। ए चेंज इन डिमांड है, बी चेंज इन प्राइस है। यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं इजी करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देती हूँ। ठीक है जी। तो ईडी लेस देन 1 यानी कि नीचे वाली वैल्यू बड़ी आएगी, ऊपर वाली वैल्यू छोटी आएगी, तो हमने कर दिया ए लेस देन बी। इक्वल टू 1, भाई ये फ्रैक्शन 1 के बराबर कब होगा? सीधी सी बात है, जब ऊपर और नीचे वाली वैल्यू सेम होगी, अर्थात ए बी के बराबर होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ट्रैक पर है, परफेक्ट। उसके बाद आता है ईडी इज इक्वल टू 0। अब जरा समझिए, इन दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, और मेरा काम है आपके उस कंफ्यूजन को पहले ही दूर करना। एक वैल्यू होती है ये और एक वैल्यू होती है ये। मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से 0 कौन सी है, पहली वाली या दूसरी वाली? आप बोलेंगे मैम पहली वाली, राइट। जब ऊपर वाली वैल्यू 0 होती है तो उस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू 0 होती है। ये मैं नहीं कहती, ये मैथ्स कहता है, राइट। तो अगर कहा जा रहा है ईडी इज इक्वल टू 0 यानी कि ऊपर वाली वैल्यू 0 होगी भाई, और ऊपर क्या है, चेंज इन डिमांड यानी कि ए 0 होगा। मैं फिर बता दूं, डिमांड 0 नहीं है मेरे दोस्त, डिमांड में चेंज 0 है, यानी कि प्राइस में फेरबदल हुआ लेकिन डिमांड को फर्क नहीं पड़ा, वो फुल एटीट्यूड में पहले जैसी ही रही। समझ में आता है? एग्जाम्पल, नमक, दवाइयाँ, ये सब हमने पार्ट 1 में किया था। अगर आप रिवीजन चाहते हैं आप प्लीज पार्ट 1 कर लीजिएगा, उसके बाद आप पार्ट 2 पे आ सकते हैं दोबारा, लेकिन पार्ट 1 समझ में आना चाहिए पार्ट 2 के बेहतर समझने के लिए, राइट। उसके बाद आता है ईडी इनफाइनाइट। तो भाई इनफाइनाइट मतलब जब नीचे वाली वैल्यू 0 होती है, अर्थात बी 0, दैट मीन्स चेंज इन प्राइस जो है वो 0 है, यानी कि प्राइस तो सेम है, डिमांड में फर्क पड़ रहा है। एग्जाम्पल, जो क्वालिटी वाले ब्रांड वाले मुर्गा छाप के होली के ऑर्गेनिक गुलाल होते हैं, ठीक है, होली आ रही है तो इसलिए होली का एग्जांपल दे रही हूँ, उनका प्रिंट रेट सेम होता है, ठीक है, और वो प्रिंट रेट 12 महीने सेम रहता है, लेकिन होली पर वो ज्यादा मांगे जाते हैं और होली के आसपास या बाद में वो कम या कभी कभी नहीं मांगे जाते, तो प्राइस सेम है, लेकिन सीजन ओकेजन के अकॉर्डिंग उनके डिमांड प्लस माइनस होती है। तो यहाँ पे त्योहार वाली चीजों का एग्जांपल आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये 5 टाइप की डेफिनेशन समझ में आई है,
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नाम देख के घबराइए मत, इनका नामकरण हम मिलकर करेंगे, मैं कुछ नहीं रटवाऊंगी, ठीक है। हम सब कुछ सीखेंगे, सीखने से ही मजा आता है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको उसमें मजा आ रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप किसी चीज से भाग रहे हैं, इसका मतलब वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे रुककर उसको समझना है, राइट, भागना नहीं है। ओके, डरना मना है और रटना मना है। तो डेफिनेशन क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पक्का प्रॉमिस, राइट। अब हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। बीच वाली स्लाइड को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये जानबूझ के रफ वर्क के लिए खाली छोड़ी गई है, ठीक है। मेन पहली और लास्ट स्लाइड में कंटेंट है और दूसरी और तीसरी स्लाइड मैंने खाली छोड़ी है अपनी रफ वर्किंग के लिए, राइट। तो अब हम आते हैं नामकरण पर, ठीक है। पेपर में नाम भी पूछे जाते हैं और यकीन मानिए बहुत से बच्चे इन नामों को रटते हैं, और ये नाम ऐसे हैं कि इनको रटना मतलब कुछ याद नहीं आता एंड वक्त पर। इसलिए हम रटेंगे नहीं, हम इनका नाम खुद देंगे, यानी कि नामकरण खुद करेंगे। होता है ना, जिन दोस्तों को आप अपने आप से नाम देते हो, वो आप नाम कभी भूलते नहीं हो। या तो गोचू है, तो टोटू है ना, तो पिंकू है, तो घनचक्कर है। तो ऐसे बहुत से नाम है जब अपने दोस्तों को देते हैं, और यकीन मानिए आप 10 साल 20 साल बाद भी उनसे मिलेंगे तो आपको याद रहता है। आप उनका रियल नाम भूल चुके होंगे, आप दूर से आवाज देंगे, ओए गोचू, पहचाना। तो पॉइंट यही है, हम नाम खुद से देंगे, राइट, ताकि हमें रटना ना पड़े। तो चलिए हम आते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। पहला हमने किया ईडी ग्रेटर देन 1, है ना। ईडी ग्रेटर देन 1 सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन क्या थी, ए ग्रेटर देन बी, और वैल्यूज के ऊपर अगर मैं लिखूं तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी। मैं फिर बता दूं, सिर्फ समझाने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है, डेफिनेशन वाइज मैं आपको समझा चुकी हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एग्जाम्पल में जो 10% लिया है वो डिमांड का चेंज है, और 5% जो है वो प्राइस का चेंज है। इज दिस क्लियर? सिर्फ समझाने के लिए। सेकेंड जो थी वो थी ईडी लेस देन 1, ठीक है। ईडी लेस देन 1 मतलब ए लेस देन बी। बोले तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आएगी, ऊपर वाली वैल्यू छोटी आएगी, माफ कीजिएगा, और नीचे वाली वैल्यू बड़ी आएगी। फिर तीसरा था ईडी इज इक्वल टू 1, दोनों बराबर हैं भाई, यानी कि दोनों में चेंज जो है वो बराबर है, 5% 5%। फोर्थ में ईडी इज इक्वल टू 0 है मेरे दोस्त, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू 0 है। ऊपर वाली वैल्यू 0 होने का मतलब है कि ऊपर डिमांड में कोई चेंज नहीं आया है, प्राइस में चेंज आने के बावजूद। और यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब है बी 0 है, यानी कि ऊपर तो चेंज है, नीचे कोई चेंज नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर है। अब हम देंगे नाम, ठीक है, अब हम इनको देंगे नाम। तो सबसे पहले आप चलिए हेडिंग के ऊपर। हेडिंग है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हेडिंग है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। और इलास्टिसिटी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें छुपा हुआ है लास्टिक, दिख रहा है ना आपको, लास्टिक, राइट। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से मालूम है कि इलास्टिक का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि इस टॉपिक की मांग है कि बच्चों को इलास्टिक का मतलब अच्छे से समझ में आए, क्योंकि तभी वो इलास्टिक अच्छे से समझ पाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको इलास्टिक समझाऊं, मैं यहाँ पे आपको ये भी समझाऊंगी कि इलास्टिक क्या होता है और इलास्टिक किस तरीके से नाड़े से अलग होता है। हंसने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है कॉन्सेप्ट की। देखिए, एक होता है नाड़ा, ठीक है, और एक होता है इलास्टिक, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने अपने इस हाथ से यहाँ पे नाड़ा पकड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी नाड़ा पकड़ा हुआ है, दोनों कोनों में। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा करके ऐसे करके नाड़ा छोड़ दूं, धागा छोड़ दूं, नाड़ा या धागा आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने छोड़ दिया तो वो नीचे आएगा और यहाँ पे आके बस ऐसे ही आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देगा, इस हाथ को कोई चोट लगेगी नहीं, क्योंकि वो धागा था नॉर्मल, क्योंकि वो नाड़ा था, राइट। दूसरी तरफ होता है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब कि भाई अगर यहाँ पे एक्शन आएगा तो यहाँ पे रिएक्शन आएगा, इसके फर्क पड़ने पे इसको फर्क पड़ेगा, चोट लगेगी इसको, धागे की तरह नहीं है, नाड़े की तरह नहीं है भैया नीचे आकर आराम से बेचारा अपनी पोजीशन ले लेगा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, राइट। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि फर्क पड़ना, इस पर फर्क पड़ने से इस पर फर्क पड़ना, ये है इलास्टिक।
कीमत में फर्क पड़ने से डिमांड पे फर्क पड़ना, ये है इलास्टिक, राइट। यानी कि इलास्टिक का मतलब होता है फर्क पड़ना। किसकी वजह से किस पर फर्क पड़ना? कीमत की वजह से डिमांड पे फर्क पड़ना। तो भाई कीमत की वजह से डिमांड पर जितना ज्यादा फर्क पड़ेगा उसे उतना ज्यादा इलास्टिक कहा जाएगा। आई रिआइट्रेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को दोहराती हूँ कि इलास्टिक का मतलब होता है फर्क पड़ना, और जितना ज्यादा फर्क पड़ेगा प्राइस में फर्क पड़ने से, जितना ज्यादा फर्क डिमांड पे पड़ेगा उसे उतना ज्यादा इलास्टिक कहा जाएगा। हिंदी में बोला जाए तो लोचदार यानी कि लोचशील कहा जाएगा। इतना समझ में आता है? पक्का प्रॉमिस है। और जितना कम फर्क पड़ेगा, यानी कि प्राइस में फर्क पड़ा लेकिन डिमांड को कम फर्क पड़ा, उतना कम इलास्टिक यानी कि उतना कम लोचदार कहा जाएगा। इतना समझ में आता है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का प्रॉमिस? परफेक्ट। अब आप 4 और 5 को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इन दोनों में से किसके अंदर डिमांड हद से ज्यादा सेंसिटिव यानी कि चुई मुई है, 4 या 5? किसमें मांग हद से ज्यादा संवेदनशील है, 4 या 5? मैं आपकी मदद करती हूँ। क्लास में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा वो जिसको मैंने ज्यादा डांटा नहीं लेकिन उसकी आंखें गीली हो गई और ऐसा लगा कि बस वो रो देगा, राइट। और एक दूसरा बच्चा है जिसने कुछ ऐसा किया कि मैंने उसे डांटा, फिर वो हंसने लगा, फिर मैंने और डांटा, वो और हंसने लगा, और एंड में हंसते हंसते वो क्लास से बाहर चला गया। मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा बच्चा ज्यादा सेंसिटिव यानी कि इमोशनल है? आपका आंसर होगा नंबर 1, क्योंकि आपका मानना है कि मैम आपने ऐसा कुछ किया नहीं जितना वो रिएक्ट कर गया। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। जब मैं कह रही हूँ कि डिमांड कहाँ पे हद से ज्यादा सेंसिटिव है, दैट मीन्स मैम जहां कीमत में फर्क नहीं आया फिर भी डिमांड रिएक्ट कर गई। समझ रहे हैं ना? ठीक है। मम्मी घर के दोनों बच्चों को इक्वल डांटती है, एक रोते रोते सो जाता है, एक हंस के बाहर खेलने चला जाता है, राइट। तो पॉइंट क्या है, किस पर कितना फर्क पड़ता है? यही तो कॉन्सेप्ट है ना कि भैया कीमत का डिमांड पर कितना फर्क पड़ता है। तो ये वही बता रहा है, यानी कि आपको पता चल गया कि 5th में डिमांड हद से ज्यादा सेंसिटिव है। इतना क्लियर है? और अगर मैं पूछूं डिमांड कहाँ पे बेशरम है, बदतमीज है, तो आपका आंसर होगा मैम फिर तो 4 आंसर है, क्योंकि देखो ना कीमत में फर्क आ रहा है, डिमांड को फर्क नहीं पड़ रहा। एटीट्यूड है, स्वैगी, यानी कि जो दूसरा बच्चा था ना, वो बच्चा जो उसे मां ने डांटा और वो हंसते हंसते बाहर खेलने चला गया। मम्मी का तो रोज का है, राइट, टीचर का तो रोज का है, हम तो भैया अपने मस्ती करने के लिए आते हैं, मस्ती करके पढ़ेंगे। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि 5th में डिमांड हद से ज्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है कीमत के प्रति, और 4th में उससे फर्क नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। तो यानी कि 5th में अगर मैं पूछूं 4th और 5th दोनों में से किसके अंदर डिमांड को हद से ज्यादा फर्क पड़ता है, डिमांड हद से ज्यादा सेंसिटिव है, तो आप बोलोगे 5। अब तक आंसर ही क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब फर्क पड़ने को कहते हैं इलास्टिक, और यहां बहुत फर्क पड़ रहा है इसलिए कहा जाएगा परफेक्टली इलास्टिक, और हिंदी में बोला जाए तो पूर्णतया लोचदार। भाई बहुत फर्क पड़ रहा है, लोचदार मतलब फर्क पड़ना, पूर्णतया का मतलब बहुत फर्क पड़ना। इतना ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? परफेक्ट। और यहाँ पे तो भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, इलास्टिक का उल्टा क्या होगा? इन इलास्टिक। लेकिन मैडम यहाँ तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, तो साथ में हमने परफेक्टली टिका दिया। हिंदी में हमने बोल दिया पूर्णतया बेलोचदार। इतना समझ में आता है हमें? कोई डाउट तो नहीं है, वो बेलोचदार है, ठीक है, परफेक्ट। अब आइए नंबर 1 पर। नंबर 1 पे देखिए ध्यान से और मुझे बताइए कि ईडी ग्रेटर देन 1 का मतलब किस में फर्क ज्यादा है, डिमांड में या प्राइस में? वेरी गुड, ए बड़ा है ना मैम, यानी कि डिमांड में फर्क ज्यादा है, यानी कि कीमत में फर्क पड़ने से डिमांड को फर्क पड़ रहा है, लेकिन मैडम इतना नहीं पड़ रहा जितना 5th में पड़ रहा था। 5th में तो बहुत ही पड़ रहा था, दीवानी थी बिल्कुल, सेंसिटिव थी बिल्कुल, राइट। तो यहाँ पे फर्क पड़ तो रहा है लेकिन मैम 5th जितना नहीं पड़ रहा, तो हमने यहाँ पे बोला रिलेटिवली इलास्टिक है मैम। ऑप्शन में कभी कभी खाली इलास्टिक भी आता है, तो उसका कहने का मतलब यही होता है, और हिंदी में खाली लोचदार। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का प्रॉमिस? परफेक्ट। उसके बाद ईडी लेस देन 1 बोले तो प्राइस में चेंज ज़्यादा है, डिमांड में कम है, यानी कि प्राइस में जितना चेंज आ रहा है वो उतना चेंज डिमांड में नहीं ला पा रहा, यानी कि इसको क्या बोला जाएगा? रिलेटिवली। तुम लेस इलास्टिक बोल लो
या फिर इन इलास्टिक बोल लो, ठीक है, कम लोचदार बोल लो या बेलोचदार बोल लो, बात एक ही है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट? और ED इज इक्वल टू 1 बिल्कुल सिंपल है मेरे दोस्त, यूनिट फॉर इलास्टिक। इकाई के बराबर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आपको नाम देने का तरीका समझ में आया कि किस तरीके से हमने इलास्टिसिटी में इलास्टिक ढूंढा? इलास्टिक मतलब भाई अगर यहाँ पे मूवमेंट होगी इस हाथ पे, मैंने दोनों से इलास्टिक पकड़ा हुआ है, मैंने यहाँ से छोड़ा तो इस पे आके लगेगा टन करके, राइट? होता है ना कि बचपन में अक्सर क्या होता था, दो जैसे कि मैं मेरी दीदी के साथ ऐसे रबड़ पकड़ के खेलती थी तो कभी कभी वो रबड़ छोड़ देती थी और मेरे हाथ पे वो लगती थी, मैं कहते आई है, क्योंकि वो रबड़ है उसमें इलास्टिकनेस है तो इसलिए उसने एक तरफ से छोड़ा तो मेरे को दूसरी तरफ पे लगा, फर्क पड़ा। लेकिन अगर उसकी जगह कोई नॉर्मल धागा होता तो वो छोड़ती तो मेरे को नहीं आके लगता, क्योंकि धागे में इलास्टिकनेस नहीं होती, इलास्टिसिटी नहीं होती। तो इलास्टिक का मतलब होता है फर्क पड़ना, प्राइस में फर्क पड़ने से डिमांड में फर्क पड़ना, ठीक है? तो जितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा उसे उतना ज़्यादा इलास्टिक कहा जाएगा, जितना कम फर्क पड़ेगा उसे उतना कम इलास्टिक कहा जाएगा। इतना क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का प्रॉमिस? परफेक्ट, ओके जी। अब एक आखिरी काम अगर हो जाए तो मान लो कि गंगा नहा लिए, ठीक है? करना क्या है, हमें इन पांचों के अलग अलग डायग्राम बनाने हैं, ठीक है? और जब मैं बोलती हूँ पांचों के डायग्राम बनाने हैं अलग अलग, बोले तो ग्रेटर देन 1 का, लेस देन 1 का, इक्वल टू 1 का, 0 का, इनफाइनाइट का, तो भाई दिमाग में 2 रूल ध्यान में रखने हैं। पहला कि भाई कीमत और डिमांड में उल्टा रिश्ता होता है, यानी कि आप अपने डायग्राम में कीमत बढ़ाओगे तो डिमांड गिरेगी ही, और अगर कीमत गिराओगे तो डिमांड बढ़ेगी ही। मैं पहले यानी कि डिमांड पार्ट 1 में भी समझा चुकी हूँ, मैं दोबारा बता दूँ कि आप कीमत बढ़ाइए या घटाइए, कर्व में फर्क नहीं आएगा। बस इतना याद रखना कि अगर तुम प्राइस गिराते हो तो डिमांड बढ़ेगा और अगर प्राइस बढ़ाते हो तो डिमांड गिरेगा। एक बेसिक नियम है लॉ का, ठीक है, कि प्राइस और डिमांड में उल्टा रिश्ता होता है, ठीक है? दूसरी बात ये कि अगर कोई आपको चिल्ला के कह रहा है कि ED ग्रेटर देन 1 का डायग्राम दो, तो भाई ED ग्रेटर देन 1 की जो डेफिनेशन है वो डायग्राम में झलकनी चाहिए, क्योंकि वो तुमसे डेफिनेशन का ही डायग्राम मांग रहा है। अर्थात आपके डायग्राम में दिखना चाहिए कि डिमांड में फर्क ज्यादा आया है और प्राइस में फर्क कम, ठीक है? तो कर्व भी समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2 बातें दिमाग में, एक तो उल्टा रिश्ता प्राइस और डिमांड में, दूसरा डेफिनेशन जिसका आप कर्व बना रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले हम बनाते हैं ED ग्रेटर देन 1 का डायग्राम, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन होती है A ग्रेटर देन B। और मैं फिर बता दूं A का मतलब क्या होता है। A का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ये होता नहीं है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि हर जगह होगा, ये मैंने शॉर्टकट दिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में A का मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड ही होगा, इसे मैंने बोलने के लिए समझाया, ठीक है? तो जब हम ED ग्रेटर देन 1 कह रहे हैं और हम कह रहे हैं A ग्रेटर देन B, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू बढ़ी, यानी कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड बढ़ा, ठीक है? तो अब हम डायग्राम बना रहे हैं ED ग्रेटर देन 1 का, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ प्राइस, एक तरफ डिमांड बोलिए या क्वांटिटी बोलिए, एक ही बात है, क्योंकि जो भी मांगा जाता है वो क्वांटिटी में मांगा जाता है। तो जैसे कि पार्ट 1 में बताया था, अगर प्लीज़ आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। जैसे कि पार्ट 1 में बताया था कि पहला डब्बा अपनी मर्जी से बना लेना, ठीक है? उस डब्बे का मतलब है कि जहाँ वो प्राइस को टकरा रहा है उतना प्राइस हो गया, जहाँ वो डिमांड को टकरा रहा है उतना डिमांड हो गया, ठीक है? उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, तुम प्राइस गिराओ या बढ़ाओ, लेकिन उल्टा रिश्ता याद रखना है। मैंने गिरा दी, ठीक है, और अगर प्राइस गिरेगा तो उल्टा रिश्ता, यानी कि डिमांड बढ़ेगा, यानी कि एरो इस तरफ आएगा, है ना? प्राइस गिरा है, जो था उससे नीचे आया है, यानी कि डिमांड जो है उससे ज़्यादा जाएगा। ये पहला पॉइंट है, यानी कि आपको उल्टा रिश्ता याद है। वेरी गुड। अब आइए सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिमांड में फ़र्क ज़्यादा आएगा, कीमत में फ़र्क कम आएगा,
डेफिनेशन यही कह रही है ना, राइट। यानी कि अब जब मुझे डिमांड में फर्क दिखाना है, प्राइस में फर्क तो मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, लेकिन डिमांड में फर्क डेफिनेशन को ध्यान में रख के बनाऊंगी मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे को इस डेफिनेशन का ही डायग्राम बनाना है, राइट। तो प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ेगी, वेरी गुड, लेकिन कितने से बढ़ेगी? ईडी आपको पता ना कितने का आंसर देता है, कितना? तो आप बोलोगे डेफिनेशन देख के मैडम प्राइस से ज्यादा बढ़ेगी, है ना। तो मेरा सवाल है फिर प्राइस में कितना फर्क है ये बता दो, क्योंकि अगर डिमांड में फर्क प्राइस से ज्यादा आएगा तो प्राइस में फर्क पता होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, हमने मजाक मजाक में जो ये एरो बना दिया वो हमें प्राइस में चेंज तो दिखा रहा है। पहले प्राइस इतना था, अब इतना है, यानी कि प्राइस का चेंज है, हाँ या ना। यानी कि इस तरफ जो एरो आएगा, बढ़ने वाला एरो, वो इस एरो से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, डिमांड में चेंज बड़ा होना चाहिए, यानी कि इस एरो से बड़ा एरो आएगा। इन दोनों को जोड़ दो, कोनों को मिला दो, ये हो गया आपका डिमांड कर्व, हिंदी में मांग वक्र। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, समझने वाली बात ये है कि जो मैंने एरो बनाया ये आपको प्राइस में चेंज बता रहा है, ये जो एरो बनाया डिमांड में चेंज बता रहा है, राइट। या तो कोई डाउट है? आई होप आपको ये क्लियर है। दूसरे पर आइए, ईडी लेस देन 1 बोले तो ए छोटा बी बड़ा, यानी कि प्राइस में चेंज बड़ा आएगा, डिमांड में चेंज छोटा आएगा, ठीक है। प्राइस क्वांटिटी हर बार की तरह एक डब्बा अपनी मर्जी से, प्राइस बढ़ाओ घटाओ तुम्हारी मर्जी, मैंने घटा दिया तुम्हारी मर्जी, मेरी मर्जी। अब अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन कितने से? तो मैडम डेफिनेशन पे ध्यान दें तो प्राइस डिमांड से ज्यादा चेंज दिखाता है, यानी कि जो एरो इधर आएगा वो इस एरो से छोटा होना चाहिए। ये प्राइस में चेंज दिखा रहा है, ठीक है। प्राइस गिरा है तो डिमांड बढ़ेगा ही, उल्टा रिश्ता याद रखना है, लेकिन वो जो बढ़ेगा वो इससे कम से बढ़ेगा। ये देखिए, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बच्चे कहते हैं आपने बोला कि भैया यहाँ पे प्राइस में फर्क बड़ा आएगा तो आपने प्राइस गिरा क्यों दिया? भाई प्राइस में फर्क बड़ा बोला है, फर्क बढ़ने का भी हो सकता है, घटने का भी हो सकता है, लेकिन फर्क बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा भी जितना वेट है, मैं चाहे उससे बढ़ जाऊं या उससे कम हो जाऊं, वो फर्क ही कहलाएगा। चाहे मैं ज्यादा मोटी हो जाऊं, चाहे मैं पतली और हो जाऊं, उसे फर्क ही कहा जाएगा। तो जब डेफिनेशन कह रही है कि भाई ए लेस देन बी, यानी कि प्राइस में चेंज बड़ा है, डिमांड में प्राइस छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि डायग्राम में प्राइस बढ़ाना ही बढ़ाना है, तुम गिरा भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सेम डायग्राम को बनाऊं, एग्जाम्पल सेम इसी का डायग्राम बना रही हूँ मैं, ठीक है, लेकिन अब मैं प्राइस बढ़ा के बना रही हूँ, तो प्राइस बढ़ा, ठीक है, तो डिमांड गिरेगा, लेकिन वो चेंज उससे छोटा ही रहेगा। देखिए कर्व वैसा ही आएगा जैसे ये आया था। मैंने आपको पहले ही कहा था प्राइस बढ़ाइए घटाइए, डिमांड को फर्क, कर्व को फर्क नहीं पड़ता, उल्टा रिश्ता है, बस इतना ध्यान रखना। तो ये भी चेंज था, ये भी चेंज है, मैंने उल्टा रिश्ता ध्यान में रखा है, मैंने डेफिनेशन ध्यान में रखी है। प्राइस में चेंज बड़ा होना चाहिए, चाहे तुम बढ़ने वाला दिखाओ चाहे तुम घटने वाला दिखाओ। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके जी। नंबर 3 पे आता है ईडी इज इक्वल टू 1 बोले तो ए इज इक्वल टू बी, राइट। और ए इज इक्वल टू बी में कहीं बच्चे जो डायग्राम बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं, और मैं उन्हें कहती हूँ ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम बनाने का मतलब है प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ रहा है। लॉ ऑफ डिमांड गलत हो गया ना, उल्टा रिश्ता होता है ना, खुद की सोचो मेरी सोचो, हम कम प्राइस पे ज्यादा लेते हैं ना, तो ये डायग्राम गलत होता है। मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि बहुत से बच्चे बनाते हैं, ठीक है। तो एक तो उल्टा रिश्ता ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, डिमांड, ठीक है, हर बार की तरह एक लाइन अपनी मर्जी से, प्राइस बढ़ाओ घटाओ तुम्हारी मर्जी है, मैंने घटा दिया मेरी मर्जी है। प्राइस जितने से घटेगा उतने से बढ़ेगा, यानी कि अगर प्राइस 5% से गिरा मान लीजिए, तो बड़ा डिमांड 5% से, तो ये जो कर्व है ये ऐसे आएगा,
ठीक है, दोनों में परिवर्तन आया लेकिन बराबर से आया तो दोनों डब्बे बराबर बने। अब देखिए यहाँ पे डिमांड में चेंज बढ़ा था तो डिमांड का डब्बा बढ़ाया था, यहाँ प्राइस में चेंज बढ़ा था तो प्राइस का डब्बा बढ़ाया था, यहाँ दोनों चेंज बराबर है तो दोनों डब्बे बराबर आए हैं। चेंज मतलब डब्बा, क्योंकि वो डब्बा हमें चेंज बता रहा है। इतना समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का प्रॉमिस? परफेक्ट। नंबर 4 पर आता है ईडी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ईडी इज इक्वल टू 0 मतलब ए इज इक्वल टू 0। बोले तो प्राइस में फर्क आ रहा है, डिमांड पे फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि हर बार की तरह एक डब्बा अपनी मर्जी से ले लिया। अब प्राइस बढ़ा तो भी उतनी ही डिमांड है, प्राइस गिरा तो भी उतनी ही डिमांड है। डिमांड लॉक है, देखिए जितनी भी यूनिट की डिमांड थी वो लॉक है। आपका कर्व ऐसा बनेगा सीधा, मतलब मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। आपका कर्व बनेगा बिल्कुल ऐसा कि प्राइस कुछ भी हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, ये आपका 100 का 100 ही बिकेगा। बता था ना, नमक हो गया, दवाइयाँ हो गई, तो ये आपका डिमांड कर्व कहा जाएगा। क्योंकि डिमांड कर्व वो कर्व होता है जो प्राइस और डिमांड का रिश्ता बताता है। ये भी प्राइस और डिमांड का रिश्ता बता रहा है। तो क्या हुआ कि अगर यहाँ पे डिमांड वेरिएट यानी कि परिवर्तन नहीं हो रहा, डिमांड में डिमांड स्थिर है लेकिन डिमांड तो डिमांड है ना, आप समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और नंबर 5 यानी कि लास्ट वन, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि बोले तो यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, प्राइस फिक्स है। प्राइस फिक्स का मतलब क्या है बच्चा? एक डब्बा अपनी मर्जी से, प्राइस सेम है, ज़्यादा मांग लिया, प्राइस सेम है, कम मांग लिया। भैया प्राइस सेम है फिर भी हम प्लस माइनस किए जा रहे हैं, ये हो गया डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम्पल दिया था मैंने कंपनी वाले गुलाल, ठीक है। कंपनी वाले गुलाल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोकल गुलाल में भी आपको थोड़े प्राइस चेंजेस में मिल जाए, लेकिन जो कंपनी वाले गुलाल है वो प्रिंट रेट पर ही मिलते हैं, ठीक है। इसलिए सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो हम सब आम आदमी है, ये मत सोचिएगा मैडम बहुत ब्रांड कर रही है, सिर्फ समझाना चाह रही हूँ कि भैया वो जो कंपनी वाले गुलाल है जिनका MRP सेम है वो 12 महीने सेम रेट पर मिलता है, 12 महीने। लेकिन होली आएगी तो ज़्यादा मांगे जाएंगे, होली के बाद कम, और कभी कभी तो वो बिल्कुल भी नहीं बिकते, कभी कभी उसकी डिमांड 0 रहती है, राइट। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? हमने मोटा मोटा क्या सीखा? हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब सीखा, उसका फॉर्मूला सीखा, टाइप सीखे, फिर उसको नाम दिया और फिर ये 5 कर्व किए, ठीक है। और यकीन मानिए ये कंटेंट अगर आपके दिमाग में उतर जाएगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को शायद ही आपको कभी रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, हम इससे ज़्यादा करेंगे नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। एक और लेक्चर इसके ऊपर आएगा, वो देखते हैं कि कब आएगा, क्योंकि उससे पहले हम बाकी टॉपिक भी कवर करेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से करिए। डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जल्दी आपको उसके बारे में भी असिस्टेंट मिलेगी कि वो डाउट कैसे किया जाए। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ये ज़्यादा नहीं, ये छोटी सी गुरु दक्षिणा है गुरु की आपकी तरफ से, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया, ठीक है। और ये हमारी थैंक यू वाली स्लाइड भी आ गई जो कह रही है कि बहुत वक्त हो गया, अब निकलना चाहिए। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, मतलब करवाइएगा अपने दोस्तों से। और कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर किसी कॉन्सेप्ट में डाउट आए तो, ठीक है। इसी के साथ विदा लूँगी, फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।